चलो। तो नंपाई में हमने काफी कुछ ऑपरेशन देखे थे। कुछ ऑपरेशंस और देखते हैं, उसके बाद इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, दो मान लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से दो मैट्रिक्स मैंने रखी हुई हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने इसको 2x2 का बनाया हुआ है। आप इसे किसी भी शेप पर बना सकते थे। तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई। तो अगर आप एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल जो आपका स्टार है उसी का आपको यूज करना है। तो ए मल्टीप्लाई बी। तो इसमें क्या होगा, आपका जो पहला एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सेम पोजीशन का एलिमेंट सेम पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें मल्टीप्लाई एलिमेंट बाय एलिमेंट होकर रिजल्ट को एक नई मैट्रिक्स में रखकर आपको दे दिया जाएगा। तो अब वन की मल्टीप्लाई वन से हो गई, टू की मल्टीप्लाई टू से हो गई, टू की मल्टीप्लाई वन से। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन हमारी ये हो जाती है। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स पर एक और मल्टीप्लीकेशन होती है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो मैट्रिक्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो दो मैट्रिक्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट जनरली यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशन, मल्टीपल लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल लीनियर इक्वेशन इट इज लाइक, जैसे आपके पास इक्वेशन है y1 इक्वल टू m1 + x1 + c1। एक और इक्वेशन है y2 इक्वल टू m2 x2 + c2। तो ऐसे करके बहुत सारी आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ लाइन जिनको आप कह सकते हैं। अब मैं इनको एक साथ सॉल्व करना चाहता हूं। तो आप इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट। तो जब आगे जाके मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये थोड़ा और बेटर आपको समझ में आएगा। अभी बस आप ये मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। अब वो कैसे होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझते हैं। 1 2 2 1 1 2 1 2। तो अब पहले वाले मैट्रिक्स में जो आपकी रो होगी उसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से होती है ना। एंड सो ऑन। तो अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे। तो अब वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे, प्लस टू की मल्टीप्लाई इस वन से करेंगे। उसके बाद इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। 1 × 2 प्लस 2 × 2। अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करेंगे। तो 2 × 1 प्लस 1 × 1।
सेम मैनर में इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। इधर ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 4 और 2 6। ये हमारा आ जाएगा 2 + 1 3 और ये आ जाएगा हमारा 2 + 2 4। अगर हमने कैलकुलेशन सही करी है तो इस तरह से ही आ जाएगा। तो अब ये तो चलो 2 × 2 की थी। हाँ, तो आपने इसको आसानी से कर लिया। लेकिन अगर ये थोड़ा बड़े शेप में होती, लाइक पहली वाली होती 10 × 10 की, दूसरी भी कुछ ऐसी होती, तो मैन्युअली करने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा वो पहला फैक्टर है, और उसके बाद एक्यूरेसी हमारी सही आएगी ये दूसरा फैक्टर है। क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो बीच में मोबाइल तो यूज करेंगे बीच में 1 2 बार, तो वहां से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाना है। तो लार्ज शेप पर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप numpy का, हमारे पास फंक्शन होता है डॉट, np डॉट डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दो मैट्रिक्स के बीच का हमारे पास डॉट नाम का ही फंक्शन होता है। इसमें आप अपनी दो मैट्रिक्स पास कर देंगे। लेकिन दो मैट्रिक्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होने के लिए एक शर्त होती है। वो ये होती है कि उनका जो शेप है वो कंपैटिबल होना चाहिए। शेप का मतलब क्या है? मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो रोज हैं इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उससे हो रही है ना? तो अब अगर मैं आपसे कहूं पहले वाली मैट्रिक्स में, मान लो मेरे पास 3 × 4 है, ठीक है, और दूसरे वाले में मेरे पास मान लो 3 × 4 है। दो मैट्रिक्स मेरे पास हैं। तो अब इसमें रो हैं 3 और इसमें कॉलम कितने हैं हमारे? तो अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, हमने कहा चलो देखो, मान लो ये 1 2 3 4 कॉलम है, 3 रो हैं, और इस वाले में 3 रो 4 कॉलम। अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अब एरर आ जाएगी। तो अगर दो मैट्रिक्स इस तरह की शेप की हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाला जा सकता। तो जो रूल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर पहले वाली मैट्रिक्स में मान लीजिए आपका जो शेप है ये m × n का है, m रोज और n कॉलम है, तो दूसरे वाली मैट्रिक्स n × k की हो सकती है। तो ये दोनों मैच होने चाहिए, तब आपका क्या होगा? ये आपका सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 2 × 2 और 2 × 2 के लिए है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मैं शेप अलग अलग ले लूंगा तो आप अकॉर्डिंगली देख लेना कि मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी मैंने जो करा था डॉट प्रोडक्ट, वो कितना आया था हमारा? ये तो हम यहाँ से इरेज कर दिया मैंने, दोबारा लिख लेता हूँ। क्या था ये हमारा? 3, और यहाँ पे नीचे कितना था हमारा? 3 6 4। चलो, अगर सही करा है तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा। नीचे वाले में 6 क्यों आ रहा है? गलत कर दिया क्या? हाँ, कहाँ पर? अच्छा, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 +2, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन हमारी गलत थी। ये तो सही है। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट आगे जाके जब आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में जाएंगे तो ये हर प्रोग्राम में जनरली आपको निकालना होता है। डीप लर्निंग के हर प्रोग्राम में आपको ये डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। अब इस काम को करने के लिए थोड़ा सा आसान तरीका दिया गया, और दो नंपाई एरे के बीच में अगर आप ऐड सिंबल लगाते हैं तो इन दोनों ऐड सिंबल के लिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करके दे दिया जाएगा।
तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके सही हैं। बोलो क्या पूछ। सर मेरा एलिमेंट बाय एलिमेंट में ए क्रॉस बी करने पे 2,2 2,2 आ रहा है, और डॉट वाला में 4,5 5,4 आ रहा है। ये तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो देख लो, यही है कि दूसरी है। ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो अगर यही होंगे तो सेम आएगा, कुछ और होंगे तो अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। ठीक है। तो अब दो मैट्रिक्स के बीच में इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो। तो ट्रांसपोज हम लोग यूज करते हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है। तो अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन में आप अपना मैट्रिक्स पास करो, उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाकर आपको दे दी जाएगी। तो जो रो थी ये कॉलम बन गया, और जो कॉलम था उसको रो बना दिया गया। इस काम को करने के लिए एक शॉर्टकट भी आता है। एरे का एक एट्रीब्यूट है डॉट टी। तो किसी भी एनडी एरे का ट्रांसपोज निकालने के लिए आप उसके ऊपर सिर्फ डॉट कैपिटल टी लगा दोगे तो भी उस एरे का ट्रांसपोज हो जाता है। दोनों में से कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हैं ट्रांसपोज करने के लिए। डायनेमिकली डिसाइड कर रहा है व्यू या कॉपी, तो ये मुझे लगता है व्यू बना कर देता है जो मेथड हो। नहीं, जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें रिटर्न हो रहा है एक एरे। अब जो एरे रिटर्न हो रहा है उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो उसके पास अपने एलिमेंट होंगे, या फिर उसके पास एलिमेंट अपने ना होगा, पुराने वाले को एक्सेस कर रहा होगा। बट रिटर्न तो आपको एरे होगा ही होगा। अगर आगे यूज करना चाहते हो तो एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर यूज करना होगा। सेम नाम के वेरिएबल में अपने आप चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे लिस्ट में डॉट अपेंड कर दिया तो उसी में चेंज हो गया, वापस कुछ नहीं मिलता था। यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। सिर्फ एक ही ऑपरेशन ऐसा है जिसमें आई गेस सेम एरे पे काम होता है, वापस कुछ नहीं आता। वो है वैल्यू को असाइन करना किसी एरे पर, इक्वल टू साइन लगाकर। एरे के इंडेक्स पे जाओ, इक्वल टू एक वैल्यू, तो उसी एरे में चेंज हो गया। वही एक ऑपरेशन मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो सब
एरे बना कर देते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। नंपाई एरे के अंदर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक एरे है मेरे पास। बंडी एरे पर आ जाते हैं फिर से। मान लो मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हम स्टोर कर रहे हैं। पहले वाले स्टूडेंट के मार्क्स मान लो आ गए, दूसरे वाले के आ गए, तीसरे वाले के मिसिंग है। तो अब मिसिंग है तो आप क्या एलिमेंट नहीं लिखोगे, या मिसिंग का कोई एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि अगर मान लो मैं कहूँ कि मैं जब मिसिंग है तो लिख ही नहीं रहा और चौथे वाले के लिखूंगा, तो सर काउंट में मेरा कम आएगा, एरे की लेंथ कम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि एरे में कोई एलिमेंट अगर मिसिंग है तो काउंटिंग में तो वो आए, लेकिन दिखे कि हाँ यहाँ पर कोई है, लेकिन आज नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। तो पॉइंट इज कि एरे के अंदर अगर मैं मिसिंग वैल्यू लाना चाहता हूं तो कैसे लाऊंगा? जैसे टेबल के अंदर किसी कॉलम में अगर मैं वैल्यू इंसर्ट नहीं करता था तो अपने आप नल वैल्यू इंसर्ट हो जाती थी और हमें पहचान हो जाती थी कि ये वैल्यू मिसिंग है। सेम मैनर में हम नंपाई एरे के अंदर अगर किसी वैल्यू को मिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंपाई का एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा जो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और उसको लिखने का तरीका होता है np.nan। तो nan का साउंड आता है नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। तो इसको आप एन एन कहते हैं। तो जब भी नंपाई एरे में कहीं पर कोई वैल्यू आपको मिसिंग दिखानी है तो नल नहीं लिखेंगे एसक्यूएल की तरह। यहाँ पर ना स्ट्रिंग में नल चलेगा ना डायरेक्ट चलेगा, यहाँ पर आपका चलता है np.nan। तो nan इज ए स्पेशल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई नंपाई एट्रीब्यूट, है ना, जो मिसिंग को रिप्रेजेंट करता है एरे में। अब मान लो एक वैल्यू और मिसिंग है तो सर कितनी भी कर लो। नाउ द पॉइंट इज कि आपने एरे की पहली क्लास में ये पढ़ाया था कि एरे के सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होते हैं। तो अब ये वाला एरे का डी टाइप क्या रहा होगा? देखने में इंटीजर लग सकता है, इंटीजर की कोई सी भी फैमिली हो सकती है ना, 16, 32, 64। क्या मिसिंग वैल्यू का डेटा टाइप पाइथन में इंटीजर होता है? नहीं। मिसिंग वैल्यू का डेटा टाइप होता है, हमने कहा होता है, क्या होता है? फ्लोट। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए कि मिसिंग वैल्यू को नंपाई एरे में कैसे लिखा जाता है, np.nan एट्रीब्यूट का यूज करके। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इसका भी कोई डेटा टाइप होता है? आंसर इज अगर ये वैल्यू है तो डेटा टाइप तो होगा, और वो क्या होता है? फ्लोट। इसी वजह से इस एरे के सारे एलिमेंट को क्या बनना पड़ेगा? फ्लोट बनना पड़ेगा। फ्लोट फ्लोट सब कैसे हो गए होंगे हमारे? ये फ्लोट हो गए होंगे। ठीक है। अब इस एरे को प्रिंट करा कर देखते हैं सब कैसे बन गए हमारे ये फ्लोट। और मैनुअली भी एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। टाइप फंक्शन जो पाइथन में हमने सीखा था कभी, np.nan, हम पूछते हैं इसका टाइप क्या है, क्या है हमारा? फ्लोट। तो nan जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप फ्लोट होता है। अब nan को कोट्स के अंदर फिर होगा नहीं। जैसे जो आप कहना चाह रहे हैं उसको मैं दूसरे साइंस में करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, np.array। इसके अंदर मेरे पास मान लो सारी वैल्यूज हैं।
और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ए एरे है इसका डी टाइप इंटीजर रहा होगा, क्योंकि सारी वैल्यू इंटीजर है। तो इंटीजर टाइप का सारी वैल्यू कर दी गई होंगी। और अगर मैं चाहूँ तो क्रॉस चेक कर भी सकता हूँ ए डॉट डी टाइप लगा के। हाँ, इंट 64 टाइप की सारी वैल्यू कर दी गई हैं। अब हमें यह सिखाया गया है कि एरे म्यूटेबल होते हैं, मॉडिफाइबल होते हैं। तो एरे की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो मैंने क्या सोचा, एरे के जीरो इंडेक्स पर मिसिंग वैल्यू डाल देते हैं। जो इनिशियली हमने 10 डाली थी अब उसका यूज हो गया। आगे के कोडिंग में अब जीरो इंडेक्स पर मैं मिसिंग के साथ बढ़ना चाहता हूँ। ये वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है, बट जिससे रिप्लेस करनी है वो मुझे अभी नहीं पता। तो मैं इसका यूज भी नहीं करना चाहता, तो इसे मिसिंग से मैं रिप्लेस करूंगा। तो मैं लिखा np डॉट एन। अब अभी हमें जस्ट पता चला कि पाइथन में नंपाई के अंदर मिसिंग वैल्यू फ्लोट डेटा टाइप की होती है। लेकिन जिस एरे के किसी एलिमेंट के लिए उस वैल्यू का यूज किया जा रहा है, ऑलरेडी उस एलिमेंट का डेटा टाइप क्या डिसाइड किया जा चुका है, इंट 64। जब हम एरे को क्रिएट करते हैं तो उस समय हमारा डेटा टाइप को डायनेमिकली डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू बेस्ट मैचिंग डेटा टाइप। लेकिन एक बार जब एरे क्रिएट हो गया और सारे एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप डिसाइड हो गया, अब उसके बाद आगे आप कुछ भी करते हैं तो डेटा टाइप अपने आप नहीं बदलेगा। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को आप असाइन करें, तो देयर में भी चांस कि आपको एरर मिल जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। आ गई एरर, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट एन एन टू इंटीजर। कह रहा है कि भाई जो एन एन है वो फ्लोट होता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके असाइन आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे 4.6, सो देयर में भी चांस कि 4.6 को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दे और 4 रह जाए और पहुंच जाए 4 वहां पर। यानी कि असाइन करते समय पूरे एरे का डेटा टाइप चेंज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको आप बदलने आए हो, अगर वो किसी दूसरे टाइप से बदला जा रहा है तो कोशिश करी जाती है टारगेट टाइप के अकॉर्डिंग लाने की। अगर वो आ पाएगा तो असाइन हो जाएगा, और अगर वो नहीं आ पाया तो फिर वो असाइन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, चलो इसको लिखा रहने देते हैं। और अगर आप इसी चीज को यहाँ पर ऐसे करोगे तो ये एरर बन जाएगी। इट इज लाइक जो आपका क्वेश्चन था कुछ उस तरह से। अब इसमें नंपाई एरे कुछ नहीं कर सकता। जीरो इंडेक्स पर आप उसे स्ट्रिंग रखने की कह रहे हैं। अब वो चाहकर भी इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा, और एरर देनी पड़ेगी उसे कि भाई हमने कोशिश तो करी इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की ताकि ये पहुंच जाए एरे के जीरो इंडेक्स पर, लेकिन ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, मान लो 10, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करा गया होगा जब इंटीजर में, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट, कोई समस्या आएगी नहीं हमारी। ठीक है। चलो, तो इसी तरह से जब मैंने लिखा np डॉट एन एन, तो ये एक ऐसा फ्लोट है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसा फ्लोट है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कन्वर्ट तो हो जाएगा। लेकिन इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता, और ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर एरर बन जाएगी। तो अब आपको करना क्या होगा। अब आपसे कहा गया कि नहीं, ये टास्क है, करके दिखाना ही है हमें। एक ऐसा एरे है जो नेटिवली इंटीजर डी टाइप के साथ बनाया गया है, और उस एरे में एक मिसिंग वैल्यू हमें पहुंचानी है। अब कैसे पहुंचाओगे, या तो आपके पास एक तरीका है कि इनिशियली एरे में जाओ और डी टाइप वहां फ्लोट करके आ जाओ। ठीक है, दूसरा एक तरीका और है, ये तो हमें आता ही है, कुछ नया सीख लेते हैं, है ना। ये आपकी आएगी एरर। तो अब दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, इस एरे के एलिमेंट का डी टाइप बाद में चेंज कर सकते हो, फ्लोट कर दो। जिस समय बना रहे हो उस समय करना आता है इस तरह से, ये हमें आता है। लेकिन हम नया तरीका सीख रहे हैं बन जाने के बाद। तो यहां लिखेंगे np, सॉरी, एरे डॉट एस टाइप। तो जिस एरे का डी टाइप चेंज करना है उस एरे के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे एस टाइप। एस टाइप मेथड आपसे कहेगा लाओ मुझे नया टाइप बताओ, इस एरे के हर एलिमेंट को
किस टाइप में रखूं, वो टाइप आप यहाँ पर बता देते हो। और इससे आपका एरे एक नया एरे बनकर मिल जाता है। आप चाहो तो उसे एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लो, और आप कहो कि नहीं मैं तो ए का ही यूज करूंगा आगे, तो आप ए नाम के वेरिएबल में दोबारा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एरे के अंदर सारे एलिमेंट आपके कैसे आ गए, फ्लोट टाइप के हो गए। अब आप यहाँ लिख सकते हो कि जीरो इंडेक्स पर हमारी वैल्यू np डॉट nan आ जाए। अब चल जाएगा। तो ये डी टाइप एक बार करके देखो हो रहा है क्या, क्या एरर आ रही है। चलो, अब इक्वल टू करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कोड वही करने की कोशिश कर रहा होगा जो आपने करा है। चलो देख लेना। अब अगला पॉइंट क्या है वो समझते हैं। मान लो मेरे पास एक एरे np डॉट एरे, इसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हैं 10 20 30 40। अब मेरे पास एक बी नाम का एरे भी है। इंटेंशनली मैंने इसमें कुछ वैल्यू को जीरो रखा है, क्योंकि जो मुझे सिखाना है उस पर्पज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमने ब्रॉडकास्टिंग में देखा था कि मैं अगर ऐसे करूंगा ए प्लस बी, तो एलिमेंट बाई एलिमेंट ये जुड़ जाएंगे, माइनस भी हो जाएंगे। अब लगाओ अपना कॉमन सेंस। ए डिवाइड बाई बी, मतलब 10 का डिवीजन किससे होगा, 20 का डिवीजन होगा 20 से, 30 का डिवीजन होगा 0 से, 40 का डिवीजन 40 से। तो ये तो पता ही एक आएगा, ये पता ही एक आएगा, ये क्या आएगा। तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अगर हम उसको यूज करें, हमें नहीं पता नमपाई क्या क्या होता है नमपाई में इसका रिजल्ट, बट हमारे पाइथन के एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड पाइथन में करना एक्सेप्शन आती है, जीरो डिवीजन एरर, और प्रोग्राम बंद हो जाता है, आगे नहीं चलता है। ठीक है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको इनफाइनाइट बना दिया, कि किसी भी नंबर को जीरो से भाग करने पर क्या आ जाती है आपकी, इनफाइनाइट। तो नंपाई एरे में एक एरे को दूसरे एरे से डिवाइड करने पर अगर कहीं पर वैल्यू जीरो हो रही है जिससे डिवाइड करना है, तो ये एरर ना बनकर आपका क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। हमसे कहा गया कि आप इस काम को करने के लिए नंपाई का डिवाइड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा तरीका यूज कर सकते हैं। आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि कंफर्म हो यही करना चाहते हो, इनफाइनाइट पे ही काम करना है, या गलती से हो गया है। तो नंपाई एरे का ओवर लिस्ट एक एडवांटेज और या एक डिफरेंस और आ गया। अगर ये लिस्ट होती तो ये सीधा एरर आनी थी, जीरो डिवीजन एरर। यहाँ पर आपका इन्फिनिटी को लिखा जा सकता है। अच्छा, जब इन्फिनिटी होता ही है, पता चली गया नंपाई एरे के अंदर, तो क्या मैं पहले से ही एरे बनाते समय इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ, लाइक
मैं एक एरे बना रहा हूँ, एरे में मैंने एक वैल्यू तो मिसिंग डाल दी, np.nan। अब ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, एक वैल्यू इनफाइनाइट बना दो। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 10/0? हमने कहा शायद। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो INF से भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो numpy के अंदर एक और वैल्यू है जो एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट होती है, INF। तो इस तरह से numpy के अंदर जब आप एरे बनाओ, तो एरे को बनाते समय उसमें वैल्यूज को इनफाइनाइट भी रख सकते हो और वैल्यूज को NaN भी रख सकते हो। इनफाइनाइट का भी डेटा टाइप होता है फ्लोट। तो numpy एरे में मिसिंग वैल्यू NaN, डेटा टाइप फ्लोट। इनफाइनाइट डॉट INF, डेटा टाइप फ्लोट। तो जिस एरे में ये दो वैल्यूज आएंगी वो एरे फ्लोट डी टाइप का होना चाहिए। है तो सही बात है, नहीं है तो अपना बदलना पड़ेगा फिर आपको। फिलहाल तो मैं बना ही रहा हूं, तो बनाते समय तो टाइप इन्फर हो ही जाता है अपने आप, हमारा डिसाइड कर ही लेगा कि क्या करना है। चलो, तो एरे को बनाते, ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि नंपाई एरे में मिसिंग वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करी जाती हैं। हैंडल कैसे करनी है बात की कहानी है, रिप्रेजेंट कैसे करती हैं पहले यही हमें सीखना होता है। तो हमारे पास NaN है, उससे रिप्रेजेंट होती हैं, और इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। चलो, अब यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एरे में बूलियन स्लाइसिंग पढ़ाई थी। बूलियन स्लाइसिंग, जैसे किसी एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं और मुझसे कहा जाए इवन एलिमेंट निकाल दो, तो एरे पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाकर यहाँ पर आप अपनी कंडीशन डाल देते हो, और वो कंडीशन जिस जिस एलिमेंट के लिए ट्रू वापस करेगी वो एलिमेंट हमारा फिल्टर होकर आ जाएगा। और ये कंडीशन जिस जिस एलिमेंट के लिए फॉल्स होगी वो एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा रिजल्ट में। तो इसको हम बूलियन स्लाइसिंग कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं, मुझे इसमें से मिसिंग वैल्यू फैच करनी है, या मुझे इसमें से नॉन मिसिंग वैल्यू फैच करनी है, कैसे करोगे? वो वैल्यूज जो मिसिंग नहीं है सिर्फ वो फैच करनी है, तो कैसे करोगे? दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे सिर्फ मिसिंग वैल्यू ला कर दे दो, या मुझे नॉन मिसिंग वैल्यू ला कर दे दो। तो देखो, पहला अटेम्प्ट करते हैं, हो सकता है उससे आंसर आ जाए। तो हमने क्या करा, एरे इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, np.nan। तो अब जहां जहां पर एरे इस कंडीशन को मैच करता है वहां वहां पे ट्रू आ जाएगा। तो यहां तो नहीं करता, यहां करता है, एक, दो, तो दो मिसिंग वैल्यू मुझे मिल जानी चाहिए। सर ये तो खाली मिला। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 75.3। तो ये रिकॉर्ड आ गया जिसके एवरेज मार्क्स ये थे। अब मैंने कहा भाई वो सारे रिकॉर्ड ले आओ जिनकी वैल्यू नल है। तो एक ये है और एक ये है, तो दोनों रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। आएंगे? नहीं आएंगे? हाँ, तो यहां से नहीं आएंगे। तो जब एसक्यूएल पढ़ाई गई थी तब भी आपको फोकस कराया गया था कि मिसिंग वैल्यू को अलग तरीके से कंपेयर किया जाता है। तो एसक्यूएल के अंदर कैसे करते हैं, इज लगाकर। इक्वल ऑपरेटर से मिसिंग वैल्यू कंपेयर नहीं होती है। ठीक है, मुझे आपको एक हिंट देना था, एसक्यूएल दोबारा नहीं पढ़ानी है। सेम पिक्चर यहां पर आ गई। इक्वल कंपैरिजन डबल इक्वल के साथ होता है पाइथन में, एसक्यूएल में सिंगल इक्वल से कंपेयर होता था। तो यहां भी सेम पिक्चर है कि मिसिंग वैल्यू को आप जो नॉर्मल कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल साइन के साथ होता है,
नहीं कर पाओगे। सेम कहानी है एसक्यूएल में थी, सेम कहानी यहाँ है, और शायद आगे कहीं जाओगे तो ऐसी कहानी फिर मिल सकती है आपको। अब यहाँ पर जरूर कुछ होगा जो हमारे लिए दिया गया होगा। तो सर इनफाइनाइट के लिए भी ऐसा ही होगा, हमने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। np.inf, नहीं सर आईएनएफ तो सही चल रहा है, यानी इनफाइनाइट को तो वैल्यू माना जा रहा है। और आईएनएफ को कंपेयर तो आप ऐसे कर सकते हो, जहां जहां पर इनफाइनाइट है वो मुझे ला कर दे दो, मिल गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफाइनाइट को वो एक वैल्यू ही माना गया है, और इस पर वो सारे रूल चलेंगे जो एक अदर वैल्यू पर चलते हैं, लाइक इक्वल, डिवाइड, या जो जो है वो आपका चल सकता है। अब सर पहले वाले का आंसर नहीं आया, नंपाई में मिसिंग वैल्यू को कंपेयर कैसे करें। चलो, तो इसके लिए नंपाई के अंदर एक फंक्शन होगा हमारा, np डॉट इज एन ए एन। इज, इसके जैसा यहां पर क्या है, इज एन ए एन, सेम साउंड लगभग चल रहा है। ये, तो ये क्या करेगा, जहां जहां पर मिसिंग वैल्यूज हैं वो लाकर आपको दे देगा। तो लगभग साउंड वही है, इज वहां पर चल रहा है, इज यहाँ पे चल रहा है। तो अगर कल को कोई तीसरी टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो जिसमें मिसिंग वैल्यू का टॉपिक आता है, तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला कोई अलग ही इंसान हो सकता है। जहां तक वहां तक चांसेस होंगे कि उसने भी इस जैसा ही कुछ रखा होगा कंपेयर करने के लिए। तो सारी टेक्नोलॉजी बनाने वाले एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते सब लोगों के लिए, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर इसका उल्टा करना है, तो उल्टा करना है मतलब कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो सारे एलिमेंट पैच करने हैं जो मिसिंग नहीं है। तो एसक्यूएल में इज होता था और दूसरा क्या होता था, इज नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक्सपीरियंस आपने नंपाई में लिया है कि जब भी हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर चलाते हैं, लॉजिकल एंड नहीं लिखते हैं, कौन सा वाला एंड लगाते हैं, बिटवाइज एंड। लॉजिकल और नहीं लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, इसी तरह से नॉट लॉजिकल नहीं लगेगा, कौन सा वाला लगेगा, बिटवाइज नॉट लगेगा। अब हमारे सामने चैलेंज ये होगा कि हमने बिटवाइज नॉट को आज तक कभी देखा ही नहीं होगा पाइथन में, क्योंकि कभी यूज ही नहीं करा। इवन मैं अपनी बता रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ा है, आपको जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आज पहली बार जरूरत महसूस हो रही है बिटवाइज नॉट की। ठीक है, तो बिटवाइज नॉट का जो सिंबल होता है वो हमारा ये नहीं होता है, ये तो लॉजिकल नॉट है। बिटवाइज नॉट का सिंबल होता है हमारा शिफ्ट के साथ दिस की टिल्ड साइन, इसे बोलते हैं टिल्ड साइन। और ये कहां से आएगा, जो एस्केप की होती है, एस्केप की के जस्ट नीचे वाली जो की है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करने से। तो ये हमारा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में सबसे ऊपर कोने पर एस्केप की है, इस एस्केप की के जस्ट नीचे की होगी, और इस की पर ये साइन हमारा बना होता है टिल्ड वाला, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। इसको बोलते हैं बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट। ये लो, तो नॉन मिसिंग वैल्यू हमारे यहाँ पर इस तरह से आ जाती हैं। तो इनफाइनाइट इज नॉट ए मिसिंग वैल्यू, इनफाइनाइट इज ए प्रॉपर वैल्यू। तो आप अपना बीच में दो कंडीशन लगा के एंड और लगा सकते हैं, अगर आपको इनफाइनाइट भी नहीं चाहिए तो। एज ए डेटा एनालिस्ट आपको मिसिंग वैल्यू पे हैंडलिंग करना अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट उनको पहले ढूंढना जरूर आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट मैंने करा दिया, कैसे होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ट्रांसपोज वाली कहानी हो गई, स्पेशल वैल्यूज हो गई, np.inf, np.nan, दोनों फ्लोट टाइप की होती हैं। डिवाइड फंक्शन एस टाइप, एरे का डी टाइप चेंज करने के लिए। इज एन आपका
किसी भी एरे से फिल्टरिंग करनी है मिसिंग वैल्यू की, तो उस जगह यूज होता है हमारा। इज इनफाइनाइट, जहां जहां पर इनफाइनाइट है वो पता करना है वो कर सकते हो, या डायरेक्ट डबल इक्वल से भी कंपेयर कर सकते हो, तो इससे भी कर सकते हो इज इनफाइनाइट। और चाहे तो डायरेक्ट डबल इक्वल से भी आप कर सकते हो। नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला आप यूज करते हो, टू गेट ऑल नॉन मिसिंग वैल्यूज आप ये यूज करते हो। जितना हमारे लिए फिलहाल रिक्वायर्ड था नमपाई के अंदर, उतना मैंने आपको करा दिया। नमपाई एरे में हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट होता है, फिलहाल हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो लीनियर अलजेब्रा की इक्वेशन आप सॉल्व करना चाहते हो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाहते हो, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हो, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप नमपाई के लीनियर अलजेब्रा मॉड्यूल के अंदर से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लिखोगे एनपी डॉट लीनियर अलजेब्रा। तो एक एनपी के अंदर सब मॉड्यूल है लीनियर अलजेब्रा, और इसके अंदर आपके फंक्शन है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालने का, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, इसके अंदर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल आज उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत महसूस होगी उस समय आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि एज ए डेटा एनालिस्ट आपको उन सबको आने की जरूरत नहीं। हाँ, एज मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको एल्जेब्रा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले जो मैंने बताए अभी, इनको भी आपको सीखना होता है। और जब आप आगे एम एल डी एल में जाओगे उस समय डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना हमने जो पढ़ा नंपाई एरिया में इतना सफिशिएंट है एज ए एनालिस्ट आपके लिए। तो अब अगर हम कंक्लूड करें एरे बनाने के पीछे वजह क्या थी, तो पहला पॉइंट आता है कि लिस्ट इतनी एफिशिएंट नहीं थी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ जितना एफिशिएंट हमारा एरे है। लिस्ट में हम वैल्यू का टाइप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लिस्ट में हम जैसे इनफाइनाइट या मिसिंग वैल्यू जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं दिखा सकते थे। लिस्ट में बुलियन स्लाइसिंग नहीं होती थी। लिस्ट में ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चलता था। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाते हैं। दो लिस्ट का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते आप, दो लिस्ट के बीच में ऐड सिंबल नहीं लगा सकते, एरर आ जाएगी। आपको मैनुअली लूप के अंदर लूप लगाकर डॉट प्रोडक्ट खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर नंपाई एरे के आने से हमें सिर्फ एरे नहीं दिए गए, हमें उन एरे पे काम करने के जो ऑपरेशंस हैं वो आपको दे दिए गए, जैसे रीशेप वगैरह कर लेना, फ्लैटन कर लेना। ये फीचर आपको और ऐड ऑन हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। एक और पाइथन की लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी का नाम है हमारा पांडाज। ये जो लाइब्रेरी है ये हमारा 2008 में बनाई गई थी। तो जिन लोगों ने डेटा एनालिटिक्स 2008 से पहले पढ़ी होगी उन्होंने इस लाइब्रेरी को पढ़ा ही नहीं होगा। और आज अगर हम ये कहते हैं कि हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं पाइथन का यूज करके, तो जो मेन लाइब्रेरी एनालिटिक्स की उसका नाम यही है पांडाज। इसमें आप वो सब कर सकते हो जो आप एक्सेल में करते हो। एक्सेल में आपने जो जो पढ़ा कभी या पढ़ोगे वो सब आप यहाँ पर पांडाज में आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल तो 2008 में इस लाइब्रेरी को बनाया गया था। अब इस लाइब्रेरी ने हमें दो नए डेटा टाइप प्रोवाइड करे। पहला डेटा टाइप 1D एरे के लिए जिसका नाम है सीरीज, और दूसरा डेटा टाइप है 2D एरे को दिखाने के लिए जिसका नाम है डेटा फ्रेम। तो ये लाइब्रेरी हमें दो और डेटा टाइप देती है। जैसे नमपाई लाइब्रेरी ने एनडी एरे डेटा टाइप दिया। अब एनडी एरे 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, उसका नाम एनडी जनरल करके दे दिया गया। पांडास लाइब्रेरी ने दो अलग डेटा टाइप बनाए। एक का नाम रखा सीरीज। सीरीज डेटा टाइप इक्विवेलेंट है नमपाई 1D एरे के। और दूसरा डेटा टाइप बनाया डेटा फ्रेम। और ये डेटा फ्रेम डेटा टाइप इक्विवेलेंट है हमारा 2D एरे के। जैसे मैट्रिक्स होती है बिल्कुल उसी तरह से हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पर होता है।
अब पांडास के क्रिएटर से पूछा गया कि सबसे पहले तो ये बताओ कि आप जो लाइब्रेरी बना रहे हो इसके नाम पांडास क्यों रख रहे हो। जैसे जो नंपाई के क्रिएटर्स हैं उन्होंने सीधा आंसर दिया, न्यूमेरिक कंप्यूटेशन के लिए हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं पाइथन में, इसलिए उसका नाम नंपाई रखा है। नंबरों पे काम करने की लाइब्रेरी, आपने खुद एक्सपीरियंस करा। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो आपने देखे हैं वो स्ट्रिंग के लिए थोड़ी चलेंगे। स्ट्रिंग एरे में रख सकते हो बट कोई साइंस नहीं आएगा ऐसे करके। मोस्टली फंक्शन जो आपके चल रहे हैं वो सब नंबर अगर आपके एरे में है तभी बढ़िया काम करेंगे। तो नंपाई समझ में आता है उसका साउंड क्या है हमारा। पांडास लाइब्रेरी का साउंड पांडास से क्या आता है ये समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बताया गया कि जो पांडास है इसका मतलब होता है हमारा पैनल डेटा। जो पांडास वर्ड है इसका अगर हम पर्यायवाची देखें, सिनोनिम देखें, तो डेट इज पैनल डेटा। पैनल डेटा को हम पांडास के नाम से कनेक्ट करते हैं। मतलब इसका नाम पांडास रखने की वजह थी कि ये लाइब्रेरी पैनल डेटा पे काम करती है, इसलिए इसके नाम को पैनल डेटा से निकालकर पांडास रखा गया। अब अगला क्वेश्चन फिर से वही है, सर हमें यही नहीं पता पैनल डेटा किसे कहते हैं, है ना। तो अब ये बताओ पैनल डेटा किसे कहा जाता है। तो पैनल डेटा का मतलब होता है डेटा जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा और लिखा जाए तो डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा डेटा जो किसी इंसान का है, ऐसा डेटा जो किसी कंपनी का है, ऐसा डेटा जो किसी एक फील्ड का है और वो समय के साथ जनरेट हुआ है, ऐसे डेटा को पैनल डेटा कहा जाता है। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है। इसको वापस ले आऊंगा मैं। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू करा था तो अ, उनसे रिलेटेड मेरे पास कुछ डेटा है। पहला मैच सचिन तेंदुलकर ने 18 दिसंबर 1989 में खेला था। आप में से शायद ही कोई उस समय होगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सचिन का डेटा, सचिन एक इंडिविजुअल है, सचिन का डेटा जनरेट हुआ 89 से खेलना शुरू करा है और आखिरी मैच जो उन्होंने खेला है वो खेला है 2012 मेरे डेटा के हिसाब से। अब ये सही गलत हमें नहीं पता, अब इस डेटा के हिसाब से हम समझ रहे हैं 18 मार्च 2012 को खेला है। आज आप सचिन पर एनालिसिस करना चाहो कर सकते हो पांडास का यूज करके, क्योंकि सचिन का डेटा क्या कहलाएगा, पैनल डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना, 22 साल का डेटा है लगभग, है ना, समय के साथ आपका ये जनरेट हुआ है। इस डेटा पर अगर आप स्टडी करोगे तो आप इस डेटा को क्या बोलोगे, पैनल डेटा। और इस तरह के डेटा पे काम करने के लिए ही पांडास लाइब्रेरी को बनाया गया है। ठीक है, चलो अब आप बोलोगे सर ये डेटा ओरिजिनली समय के साथ जनरेट हुआ है, अगर मैं आपको पेन ड्राइव में दे दूं तो एक बार में आ गया, तो आप कहाँ से लाए वो सब फर्क नहीं पड़ता है। ये डेटा ओरिजिनली जब जनरेट हुआ होगा तो एक दिन में जनरेट नहीं हो गया, एक पॉइंट पे जनरेट नहीं हो गया है, समय के साथ आपका जनरेट हुआ है। तो अब अगर मैं यहां से कुछ एनालिसिस करना चाहूं तो मैं एनालिसिस क्या क्या कर सकता हूं इस डेटा से। मैं ये निकाल सकता हूं कि सचिन ने ज्यादातर सेंचुरी किस टीम के खिलाफ लगाई है, क्योंकि यहाँ पोजीशन भी दे रखा है। मैं इसमें से ये पता कर सकता हूँ कि सचिन ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर अच्छा खेलते हैं और किसी ग्राउंड पर उन्होंने कभी आज तक 50 भी नहीं बनाई, ऐसा हो सकता है। मैं यहां से ये भी पता कर सकता हूँ कि सचिन ने जब जब सेंचुरी लगाई, यहाँ पर लिखे हुए हैं सचिन का स्कोर हर मैच का, सोच कर देखो। पहले मैच में बेचारा 0 पे आउट हो गया था, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। दूसरा मैच 2-3 महीने बाद खेला था, उसमें भी 0। और आज देख लो। बहरहाल
तो अब अगर आपसे कहा जाए कि दोनों मैच इंडिया हार गई थी, सचिन के डेब्यू दोनों मैच थे उसमें इंडिया हार गई थी, तो मैं इसमें से पूरी रिपोर्ट बनाकर दे सकता हूँ कि सचिन ने जब जब सेंचुरी लगाई तो कितनी बार इंडिया जीती थी, कितनी बार इंडिया हारी थी। पहले बैटिंग करते समय सचिन ने सेंचुरी लगाई तो इंडिया हारी कितनी थी, और सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय सचिन की सेंचुरी लगी है तो इंडिया कितना विनिंग रेशो है, ये निकाल सकते हो। मुझे लगता है सचिन ने जब जब सेकंड इनिंग में सेंचुरी लगाई होगी विनिंग रेशो ज्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, वो तो डेटा से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो आप स्टडी करोगे, ये स्टडी क्या कहलाएगी, इस स्टडी को बोलेंगे इनसाइट। जो दिख रहा है वो रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा के अंदर जाके इसमें से चीजों को निकाल के लाना इज नोन एज इनसाइट्स। और जो इनसाइट्स निकल कर आए उनको बढ़िया से प्रेजेंट करना इज नोन एज डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या है, एक आपके स्क्रीन जिसमें आप इनसाइट्स को ग्राफिकली दिखाते हैं, उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब पहला एग्जांपल क्या था मेरा वो समझ में आ गया। डेटा, पैनल डेटा को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पैनल डेटा, डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल जनरेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब दूसरा डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन, मान लो इस बार हमारे पास अमेजन फ्लिपकार्ट का डेटा है, तो अमेजन कभी तो शुरू हुई होगी। तो पहला ऑर्डर अमेजन को मिला, कहाँ से मिला, कितने अमाउंट का मिला, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरा ऑर्डर मिला, फिर तीसरा मिला, और आज 10 साल हो गए अमेजन को चलते चलते। अब मेरे पास अगर अमेजन के, जब से अमेजन बनना शुरू हुई है तब से अब तक के सारे मुझे रिकॉर्ड मिल जाएं, तो मैं इस तरह से उस पर एक केस स्टडी कर सकता हूँ। ये पहली रो है, पहला ऑर्डर जो आया था उसकी आईडी ये है, और इस तारीख को ऑर्डर आया था, शिपिंग इस तारीख को हो गई थी, कस्टमर का नाम ये था, इस जगह से आया था, और ये क्वांटिटी थी, इतना का अमाउंट आया, इतना प्रॉफिट मिला। अब मैं इस पूरे डेटा पर स्टडी कर सकता हूँ कि अब तक अमेजन को कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टॉप सेलिंग है, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टॉप सेलिंग तो नहीं है लेकिन प्रॉफिट अच्छा देते हैं, कौन सा ऐसा रीजन है जहां फर्नीचर की सेल अच्छी नहीं हो रही है, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे सेल हो रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट निकाल कर मैं दूंगा, तो इसी को इनसाइट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। ये अभी क्या दिख रहा है आपको, रॉ डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है रॉ डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकाल कर देना, तो इनसाइट्स इज इक्वल टू एनालिसिस। ठीक है, अब जब आप कहते हैं कि हम डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगा रहे हैं डेटा पर, तो डेस्क्रिप्टिव स्टैट्स का मतलब है कि आप 6-8 बातें बता रहे हैं, किसी कॉलम का टोटल, किसी कॉलम का एवरेज, किसी कॉलम में आने वाली वैल्यू, इस तरह से एक कॉलम की जगह सारे कॉलम को पकड़कर हर कॉलम के 6-7 फैक्टर जब आप बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम डेटा को सिर्फ डेस्क्राइब कर रहे हैं। डेस्क्राइब करना, आउटर पिक्चर निकालना। इनसाइट्स मतलब अंदर जाके चीजों को निकाल के लाना जो हमें रॉ डेटा में है लेकिन दिख नहीं रही है, दैट इज नोन एज इनसाइट्स, और उसी को एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा मैंने यहाँ पर जो लिखा था, डोमेन, डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल समझ में आ गया, लाइक सचिन तेंदुलकर। डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, ओला, उबर, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। ठीक है, अब डेटा ऑफ ए डोमेन, मेरे पास कोरोना का डेटा है, हर कंट्री में कोरोना का क्या हिसाब किताब था, उसका पूरा डेटा है, कितनी डेथ हुई, किस कंट्री में कितने केस आए, कितना क्या क्या था, वो सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अभी बताओ, कोरोना का डेटा किसी एक इंसान का है, किसी एक कंपनी का है, डोमेन है मेडिकल डोमेन। कैंसर का डेटा, रोड एक्सीडेंट का डेटा, डायबिटीज का डेटा, तो ये जो डेटा है ये किसी डोमेन का डेटा। क्रिकेट का डेटा आपके पास हो सकता है, ओलंपिक का डेटा हो, तो ओलंपिक डोमेन हो गया, है ना। तो ये जो डेटा है ये कैसे कहलाता है, एक डोमेन का डेटा कहलाता है। इस पर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस पर स्टडी कर सकते हैं।
तो बस इन्हीं कामों को करने के लिए इस लाइब्रेरी को बनाया गया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नंपाई से नहीं हो सकता था क्या? नंपाई से इस काम को अगर हम करने जाएं तो वहां पर जो हमें तरीके दिए गए हैं, क्या उनसे इस काम को नहीं कर सकते थे? हमने कहा देखो चैलेंजेस आते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो पांडाज ने जब अपने नए दो डेटा टाइप दिए, एक का नाम रखा सीरीज और ये कहा कि ये बिल्कुल नंपाई वनडी एरे है, और दूसरे का नाम दिया डेटा फ्रेम और ये कहा कि ये बिल्कुल नंपाई 2D एरे है। तो क्वेश्चन पूछा गया क्यों बना रहे हो, नंपाई वाले यूज कर लो ना, अलग से बनाने की जरूरत क्या है? इन्होंने एक ही आंसर दिया, हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है। अब ये लेबल्ड डेटा का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पांडास लाइब्रेरी को लाने की जो अगली वजह है, वो वर्ड मैंने लिखा है कि पांडास में आप लेबल्ड डेटा को दिखाते हैं, जबकि नंपाई में लेबल्ड डेटा नहीं होता है, अनलेबल्ड होता है। अनलेबल्ड का मतलब क्या है, लेबल्ड का मतलब क्या है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए मेरे पास ये डेटा है। अब यहां पर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मान लो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और मान लो ये कंप्यूटर में। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज रख दी। ठीक है, ऐसे करके और मान लेते हैं। ठीक है, एक और रख लेते हैं, उससे समझना आसान हो जाएगा कि क्या पिक्चर है। कुछ भी अपने मन से मान लो। अब यहाँ पर मान लो मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो ऐसे मान लो यूनिवर्सिटी ने 3 स्टूडेंट का डेटा तैयार करा, उसकी मार्कशीट तैयार करी 3 स्टूडेंट की, जिसमें रोल नंबर 1 के फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे वो रखे हुए हैं, रोल नंबर 2 के जो मार्क्स आए थे वो रखे हैं, रोल नंबर 3 के मार्क्स रखे हैं, सबके मार्क्स ऐसे रखे हुए हैं। अब अगर मैं इस डेटा को नंपाई में लेके जाता हूं तो मैं कैसे लेके जा पाऊंगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करने को मिलेगा, मैं इस वाले को एक 1D एरे बनाऊंगा, 78, 45, 76, 44, एक एरे बन गया। दूसरी वाली रो को दूसरा एरे बनाऊंगा, 88, 56, 45, 54। तीसरी वाली रो को तीसरा एरे बनाऊंगा, 70, 78, 67, 66, ऐसे करके बना दूंगा और ये मेरा एक 2D एरे बनकर तैयार हो गया। अब मुझसे किसी ने कहा कि रोल नंबर 1 के टोटल मार्क्स बताओ कितने आए हैं। तो मुझे क्या करना है, 78 + 45 + 76 + 44। अगर ये 2D एरे नंपाई एरे के अंदर है तो मैं सम फंक्शन कॉल करूंगा और एक्सेस इक्वल टू क्या कर दूंगा यहाँ पर 1। एक्सेस 1 क्या करता, रो वाइज रिजल्ट ला कर दे देगा, यानी कि इसके सम आ जाएंगे, यहाँ पर इसका सम आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स में कितने आए हैं, इसका मतलब इधर से मुझे मैक्स निकालना पड़ेगा। और 2D एरे मैंने मैक्स फंक्शन पढ़ा रखा है आपको, मैक्स डाल दो, एरे का नाम डाल दो यहाँ पर, यहाँ लिख दो एक्सेस इक्वल टू 0। एक्सेस 0 का मतलब कॉलम वाइज आपका आ जाएगा। तो फिजिक्स में ज्यादा नंबर किसके आए थे, केमिस्ट्री में किसके आए थे? अब जरा थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि आप अपनी आंखें बंद करो, क्लास के बाहर चले जाओ,
और मैं ये डिलीट कर देता हूँ, और अब आपके सामने बस ये लिखा है। अब बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखा है ये लिखा है बस ये। किसको पता है ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, किसको पता है ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, किसको पता है रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं कि 3 के मार्क्स हैं कि 5 के मार्क्स हैं। इसी को बोलते हैं लेबल। तो ये जो कहानी है ना, इसको लेबल जो कहा जा रहा है, कॉलम के नेम, आसान भाषा में जो कॉलम के नेम होते हैं, इन कॉलम के नेम को क्या बोलते हैं, लेबल। हर रो का भी एक नेम दिया गया, हर रो के नेम को क्या बोलते हैं, लेबल। पांडास में हर कॉलम और हर रो का नेम होगा। नंपाई में रो होते हैं, कॉलम होते हैं, उनका कोई नेम नहीं होता है। आप उन्हें पहचान नहीं सकते कि ये डेटा किस फील्ड का है। आपको नहीं पता ये किसी की एज है, किसी का रोल नंबर है, क्या है, कुछ नहीं पता। आप बस कैलकुलेशन करते चले जा रहे हो, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता कि ये डेटा कहां से आया था। पांडास में डेटा के साथ डेटा का कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट होता है, लाइक डेटाबेस टेबल, हर कॉलम का नेम होता है। उसी तरह से पांडास में जब 2D डेटा दिखाया जाता है, तो उस 2D डेटा में कॉलम के साथ साथ उसके कॉलम का नेम भी आपको दिखा जाता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेबल्ड डेटा। तो पांडास कॉन्सेप्ट लाने के पीछे जो दूसरी वजह है हमारी, वो है लेबल्ड डेटा पे काम करना। ठीक है। तो अब अगला पॉइंट ये आता है कि जब ये लेबल डेटा पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। हमने कहा इसके अंदर स्टैट्स के सारे ऑपरेशन मिलेंगे। जब मैं बोलता हूं कि स्टैट्स के सारे ऑपरेशन मिलेंगे, तो मेरा कहना वो 8-10 ऑपरेशन से है। कौन से 8-10 ऑपरेशन, जब भी मैं बोलूंगा कि इस लाइब्रेरी में स्टैट्स के ऑपरेशन होते हैं, तो डेट मीन्स आप काउंट की बात कर रहे हो, आप मेन की बात कर रहे हो, आप मैक्स की बात कर रहे हो, आप सम निकालने की बात कर रहे हो, आप एवरेज निकालने की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात कर रहे हो, वेरिएंस निकालने की बात कर रहे हो, आउटलायर निकालने की बात कर रहे हो, कोरिलेशन निकालने की बात कर रहे हो। इन सारे कॉन्सेप्ट को, मोड निकालने की बात कर रहे हो, मीडियन निकालने की बात कर रहे हो, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में, कि ये मेरा स्टैट्स के कॉन्सेप्ट है। तो पांडास लाइब्रेरी में स्टैट्स के ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लस इनसाइट्स निकालने के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप डेटा से इनसाइट्स निकालना चाहते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आपके होते हैं। प्लस डेटा को क्लीन करना, उसके कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होते हैं। प्लस डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। प्लस डेटा को मैनिपुलेट करना है, वो चीजें भी हमारी होती हैं। तो यानी कि पांडास में वो सब मिलेगा जो अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, और साथ में डेटा के लेबल आपको और मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डेटा आएगा कहाँ से पांडास के अंदर। क्या हम मैनुअली टाइप करेंगे जैसे नंपाई एरे में बना लेते थे? एक तरीका तो वही होना चाहिए, मैनुअली बना लो। लेकिन सर, जो अभी आपने मान लो सचिन वाला डेटा दिखाया, और मैं रियल में सचिन वाले डेटा पे ही काम करना चाहता हूँ मान लो, तो मैं सचिन वाले डेटा को क्या टाइप करूंगा बैठकर? कितनी रोज है, कितने कॉलम है, मतलब ही नहीं है टाइप करने का। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो फाइलों से डेटा को रीड करके पांडास में ले आए हमारा। तो अब जरा ये बताओ, वो कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जहां पर डेटा, अगर हम पहले 2D की बात करें, सोर्सेस ऑफ 2D डेटा, 2D डेटा का सोर्स क्या क्या हो सकता है? पहला, एक्सेल। एक्सेल फाइल में रो कॉलम की फॉर्म में डेटा होता है, वहां से आप ला सकते हो। दूसरा, CSV फाइल से ला सकते हो, जेसन फाइल से आप ला सकते हो। डेटाबेस की टेबल भी तो हो सकती है भाई, डेटाबेस की टेबल के अंदर भी तो रो कॉलम की फॉर्म में डेटा होता है हमारा, तो आप डेटाबेस की टेबल से ला सकते हो। और क्या सोर्सेज हैं 2D डेटा के? एसक्यूएल डेटाबेस टेबल एक ही बात हो गई, लगभग एक ही बात मान लेते हैं। वेबसाइट के डेटा को, मतलब कंडीशनली है वो, हर वेबसाइट का डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, 2D फॉर्म में होगा, जरूरी नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड होगा, इस बात की संभावना ज्यादा है। ठीक है, आप लिख सकते हो, तो मैं मना नहीं कर रहा, ETC लगा देते हैं, होंगे और भी सोर्स एटसेट्रा। बट ये थोड़ा फोकस्ड हम होकर पढ़ेंगे इन चारों के लिए।
इन चारों में सबसे ज्यादा फोकस हम रहेंगे किस पर, एक्सेल के ऊपर, कि एक्सेल के साथ कैसे काम किया जाता है। ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम ये होगा, ये चेक करना कि ये जो पांडास लाइब्रेरी है, क्या ये हमारे लैपटॉप में है। तो पांडास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी का मतलब होता है पाइथन के साथ आती है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब है आप इसे पिप इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जब आप एनाकोंडा के साथ जुपिटर चलाते हो, तो एनाकोंडा में नमपाई के साथ साथ पांडास लाइब्रेरी भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होती है। आपको कुछ पहले से पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार चेक करते हैं, इंपोर्ट pandas as pd। तो pandas लाइब्रेरी को जो अलाइसिंग हम करते हैं, जनरली पीडी नाम से उसे कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है कि इसका वर्जन चेक कर लेते हैं, क्या वर्जन हमारा इसका चल रहा है। तो मेरे में 2.2.3 है। तो आपका प्लस माइनस होता है तो चलेगा, बट बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। लाइक 1.8 1.6 है तो दो चार बातें इधर उधर हो जाएंगी, बाकी तो फिर भी चलेंगी। पांडास लाइब्रेरी 2008 में पहली बार बनाई गई थी। तब से अब तक बहुत सारे चेंजेस इसमें करे गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड करी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हटाई गई हैं। जो चीज़ें हटाई गई हैं उनके लिए पहले वार्निंग जनरेट कराई जाती है। मान लो पांडास के 1.6 वर्जन में इन्होंने कोई पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन हटाने का प्लान किया, तो 3-4 वर्जन तक वो वार्निंग के साथ चला होगा। फिर आगे 4-5 वर्जन के बाद वो एरर देकर आपका नहीं चल रहा होगा। तो इस तरह से समय के साथ चीजों को हटाया भी जाता है और चीजों को ऐड भी किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपके लैपटॉप में और मेरे में वर्जन में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा। तो बन वाली सीरीज किसी की है तो वो अपने आप को अपग्रेड कर ले। अपग्रेड कैसे कर ले, एनाकोंडा को लेटेस्ट डाउनलोड करना है। अगर आपने एनाकोंडा ही पुराना डाउनलोड कर रखा है, 2 महीने पहले, सॉरी 2 साल पहले का कर रखा है, तो पुरानी लाइब्रेरी होगी। ठीक है। तो अब कैसे इस पे काम करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा फंक्शन होगा वो होगा pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सल। अगर मैं किसी एक्सेल फाइल को पांडास में रीड करना चाहता हूं, तो हमारे पास रीड अंडरस्कोर एक्सेल नाम का फंक्शन है। अब रीड एक्सेल फंक्शन के अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने होंगे, कम से कम दो करने चाहिए। करने को तो हम इसमें 8-10 आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है एक्सेल फाइल आपके लैपटॉप में कहाँ रखी है उसका पाथ। आपके लैपटॉप में जहां भी रखी होगी उसका पाथ आपको यहाँ पर देना होगा। अब सर मेरे पास कहाँ है एक्सेल फाइल, तो मैं पहली एक्सेल फाइल मैन्युअली बनाकर उसको रीड करके दिखाता हूँ छोटे डेटा के साथ, जिससे कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सेल पढ़ने के वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम सचिन जैसी फाइल के साथ भी अपना काम कर सकते हैं, या उसके जैसी और फाइल जो मैंने दिखाई उन पे भी काम कर सकते हैं। तो अब अपने लैपटॉप पर कोई भी एक मैन्युअली एक्सेल फाइल बना लेते हैं। तो सी ड्राइव तो सबके लैपटॉप में होगी होगी। ठीक है। तो सी ड्राइव के अंदर आप कोई एक फोल्डर बना लो। फोल्डर का नाम कर दो, मान लो डेटा सेट्स। कोई भी नाम रख दो, फोल्डर का नाम जरूरी नहीं यही रखना है, जो मन करे वो रख लो। बट मैं सजेस्ट करूंगा जैसा मैं कर रहा हूँ वही कर लो, क्योंकि आप भूलोगे तो सामने देखकर याद आ जाएगा। आज भी अगर किसी ने एसक्यूएल का पासवर्ड रूट के अलावा कुछ और रख लिया है तो घर जाके उसका खुलेगा नहीं, गारंटी है इस बात की। अगर एसक्यूएल जिस दिन पड़ी थी तब से अब तक यूज नहीं करी है
तो पासवर्ड आप भूल गए हो, और जिसने रूट रखा है वो आज भी चला लेगा। तो इसमें कमी आपकी नहीं है, जिसने भी हमारे ब्रेन को बनाया है ऐसे ही बनाया है, पता नहीं क्यों बनाया, बट बनाया ऐसा ही है। तो अब इस फोल्डर के अंदर गए, और इस फोल्डर के अंदर जाकर मैन्युअली एक एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू। अब यहाँ पर 4 से 8 स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन आएगा, सर हमारे में तो एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है ना। तो अब जिनके लैपटॉप में एक्सेल है वो तो मेरे तरह कर ही लोगे, और जिनके में नहीं है, तो जो मैं बना रहा हूँ ये बनाकर मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, घर पे डाउनलोड करना और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। तो सर अगर हमारे लैपटॉप में एक्सेल का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो जो आप फाइल बनाकर हमें दोगे तो चल जाएगी, हमने चलानी कहाँ है, हमने तो पाइथन के प्रोग्राम में रीड करनी है बस। आपके लैपटॉप में एक्सेल इंस्टॉल्ड है या नहीं ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको एक्सेल फाइल अगर दे रहा हूं तो आपके लैपटॉप बस वो रखी होनी चाहिए, हम उसे पांडास में रीड करेंगे, और पांडास में रीड करने के लिए एक्सेल इंस्टॉल्ड होना जरूरी नहीं है। तो जब मैंने एक लाइन बोली थी कि हम पांडास में वो सारे काम कर सकते हैं जो एक्सेल में हम कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता था, तो फिर एक्सेल पढ़े कि पांडास पढ़े जब सारे काम कर सकते हैं तो आंसर आ गया, एक्सेल पेड है, पांडास ओपन सोर्स है। एक्सेल पे आप ऑफिशियली कॉमर्शियली काम करोगे, खरीदनी पड़ेगी, है ना, 365 खरीदो या कोई और उसका पैक जो भी आता है खरीदना पड़ेगा। ठीक है। पांडास ओपन सोर्स, पाइथन ओपन सोर्स, कॉमर्शियली यूज करो, पैसे कमाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बहरहाल, तो अब मैं यहाँ पर एक एक्सेल फाइल बना रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। अब इस फाइल का नाम आप जो चाहें वो दे सकते हो, मैं इस फाइल का नाम स्टूडेंट्स दे दे रहा हूँ। अब एक्सेल फाइल में डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं होता है, एक्सेल फाइल के अंदर शीट्स क्रिएट होती हैं, और हर शीट पे डेटा स्टोर होता है। एक शीट 10 लाख रोज अराउंड कंटेन कर सकती है, तो इस तरह से हर शीट में 10-10 लाख रोज जनरली आप रख सकते हैं। प्रैक्टिकली पूरी एक्सेल फाइल 2 GB तक की आप बना सकते हैं। ऐसा अगर हम करने जाते हैं तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो लगभग 100 MB तक की एक्सेल फाइल हम एक नॉर्मल हार्डवेयर पे हैंडल कर पाते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी फाइल होते ही हमारा परफॉर्मेंस बहुत हमारा पुअर हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे एक्सेल ओपन करने के लिए तो काफ़ी देर में फाइल वो ओपन होगी। तो एक्सेल का अगला ड्रॉबैक यही है, पांडास में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। बहरहाल, अब इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पर ये पहली शीट आ गई। अब इस पहली शीट पर हम अपना कुछ डेटा लिख रहे हैं, मान लो स्टूडेंट का एक छोटा सा डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट का रोल नंबर 101, 102, 103, स्टूडेंट का नाम सोनू मोनू, ऐसे ही रख लिया कुछ भी, और ये इनके मार्क्स रख लिए जो आए थे। अब मान लीजिए ये जो शीट है इसका नाम मैंने शीट 1 ना दे के मैंने इसका नाम दे दिया बैच 1। मान लो ये मेरे पहले बैच में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका डेटा है। अब दूसरी शीट में जो मेरे दूसरे बैच में स्टूडेंट पढ़ते हैं मैं उनका डेटा स्टोर कर रहा हूँ। वैल्यू अपने मन से कुछ भी लिख लेना, फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने दूसरी शीट में स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया तो थोड़ा सा मैंने बेटर अप्रोच अडॉप्ट करी। मैंने क्या करा, दूसरी शीट में अपने कॉलम के नाम दिए। पहले वाली शीट में जो स्टैंडर्ड कॉलम के नाम ABC हैं उन्हीं से मैं काम चला रहा हूँ। दूसरी वाली शीट में मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करते हैं, अपना नाम देते हैं, रोल नंबर, नेम,
मार्क्स। रोल नंबर मान लो 201, नेम अजय, मार्क्स ये आ गए। रोल नंबर 202, विजय, मार्क्स ये आ गए। 203, और ये मार्क्स ऐसे आ गए। और इसका नाम मान लो मैंने कर दिया बैच 2। तो इस तरह से मैंने एक बहुत छोटी एक्सेल फाइल बनाई है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, कैसे एक्सेल और पांडास आपस में इंटीग्रेट होते हैं। बड़ी फाइलों का साथ ऑब्वियसली हमें फिर काम करना ही है। पहली शीट में मैंने अपने कॉलम के हेडर नहीं दिए हैं, दूसरी शीट में हमने कॉलम के हेडर दिए हैं। ऐसे करके और भी शीट अपनी आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्सेल फाइल बनकर मेरी तैयार हो गई। इसको मैंने कंट्रोल S करके सेव हो गई होगी और इसे क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को मैं यहां पर लाना चाह रहा हूं। तो पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग में आपको फाइल का पाथ लिखना है। तो सबसे पहले आपको ड्राइव का लेटर लिखना है। ड्राइव का लेटर अपर केस लोअर केस दोनों में चलता है, बाकी आगे का पाथ केस सेंसिटिव होता है। ड्राइव का लेटर के बाद कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश कैसे कहते हैं? बैक स्लैश एन में जो स्लैश लगता है उसका उल्टा। ये लो, बैक स्लैश एन को तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत क्लास में आए होंगे तो। इसमें जो स्लैश लगता है ये नहीं लगाना है, इसका उल्टा वाला लगाना है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद इस ड्राइव के अंदर जो फोल्डर का नाम है, जो मैंने अपना दिया डेटा सेट्स, आप उसे लिखेंगे। अब हम जुपिटर के फीचर का यूज करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ डी प्रेस करूंगा। मैं जानता हूँ फोल्डर का नाम डेटा सेट है, तो मैंने सिर्फ पहला लेटर प्रेस करा। उसके बाद टैब, टैब की प्रेस करेंगे। अपने आप ये पूरी लिस्ट दे देगा इस ड्राइव के अंदर डी से शुरू होने वाले सारे फोल्डर की। तो टाइप करने की बजाय अब इस फीचर का यूज करेंगे, पाथ लिखने में आसानी होगी। एंटर कर दिया, डेटा सेट्स आ गया। अब इसके अंदर मुझे पता है स्टूडेंट्स नाम की एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन दो होते हैं जनरली। लीगेसी अगर पुराना देखें तो एक्सेल एस होता है, और नया वाला जो चल रहा है एक्सेल एक्स एक्स चल रहा है। तो अब आपको इतना सब नहीं सोचना है, आप बस फाइल का नाम का पहला लेटर अपना सोचो एस। मैंने पता है स्टूडेंट नाम से है। उसका फिर टैब दबा दो, अपने आप बता रहा है कि ये आपका फाइल है। आप चाहो तो पाथ को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। ध्यान रखना, कॉपी करके जब पेस्ट करोगे तो स्लैश फॉरवर्ड वाले ना आकर बैक वाले आ जाते हैं। दोबारा सुन लो, जब आप कॉपी पेस्ट करोगे पाथ तो स्लैश बैक वाले आ जाएंगे। आपको चेंज करना होगा, डबल लगा सकते हो या रॉ स्ट्रिंग कर सकते हो, दोनों से चल जाएगा। अब उसके बाद पहला आर्गुमेंट हो गया फाइल का पाथ, कॉमा लगाकर। सेकंड आर्गुमेंट लिखते हैं यहाँ पर शीट नेम, किस शीट को रीड करना है। तो एक्सेल फाइल रीड करने का मतलब ये नहीं है कि सारी शीट आ गई। एक्सेल फाइल रीड करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर शीट को आप रीड करने की बात कर रहे हैं। किस शीट को रीड करना चाहते हैं, शीट नेम नाम का आर्गुमेंट होता है। अब यहां पर आप शीट नेम को अगर इंटीजर में लिखोगे तो इंडेक्स बताओगे, 0 इंडेक्स की शीट, फर्स्ट इंडेक्स की शीट। और अगर स्ट्रिंग में लिखोगे तो शीट का नाम लिखोगे, बैच 1, बैच 2, जो भी आपने नाम रखा है। तो मैंने जो रखा है मैंने अपना दे दिया। तो शीट नेम आर्गुमेंट दो तरह से वैल्यू लेता है। शीट का इंडेक्स अगर इंटीजर है तो 0 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में, और अगर शीट का नाम जो एक्चुअल आपने दिया था जब वो स्ट्रिंग में लिखा जाए। अब ये क्या करता है,
रीड एक्सेल फंक्शन इस शीट को रीड करता है और इसका सारा डेटा कॉपी करके एक 2D एरे में रख देता है। अब वो 2D एरे यहाँ पर मैट्रिक्स की जगह क्या कहलाता है, डेटा फ्रेम कहलाता है। तो जो वेरिएबल में बनूंगा उसका नाम मैं डीएफ रख लेता हूँ। डीएफ का साउंड आता है डेटा फ्रेम। अब जब रीड एक्सेल फंक्शन बनाया गया तो जो इसके डेवलपर थे बनाने वाले, उन्होंने ये सोचा कि यार जो भी बंदा एक्सेल शीट बनाता है तो जनरली पहली रो पे तो कॉलम के हेडर लिखता है। तो इन्होंने यही सोचते हुए रीड एक्सेल फंक्शन को बनाया। और ये क्या करेंगे, हमारी वाली शीट में जो सबसे पहले वाली रो है वो हमारे डेटा फ्रेम में हेडर बना दी जाएगी। और शायद आपका ये नुकसान हो जाएगा। ये देखो, ये हेडर बन गई। अब आप जुपिटर का एक फीचर और यूज करेंगे। जुपिटर में जब भी डेटा फ्रेम को प्रिंट करें, प्रिंट ना लगाएं। जब प्रिंट नहीं लगाते हैं तो इस पर सीएसएस के फीचर ऐड कर दिए जाते हैं। सीधा डीएफ प्रिंट कराओ, सीएसएस कास्केड स्टाइल शीट जो होती है उसके फीचर ऐड हो जाते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है। ऐसे करके तो ये सिर्फ जुपिटर पे वैलिड है। आप सोचो मैं वीएस कोड पाई चार्म आइडल पे करूंगा, कुछ नहीं होगा, रूखा रूखा नजर आएगा वहां पर। सिर्फ जुपिटर में डायरेक्ट डेटा फ्रेम प्रिंट करने पर सेल पर आपको सीएसएस के फीचर मिल जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं दूसरी वाली शीट को रीड करता, बैच 2 वाली को, तो देखो कुछ पिक्चर ऐसी आती। तो सर ये ज्यादा सही है। अब मुझे ये बताओ, इसमें ब्लेम किस पे दोगे, जिसने रीड एक्सेल फंक्शन बनाया उसको या जिसने शीट बनाई उसको? ब्लेम किस बात का, कि यार यहाँ पर मेरी पहली रो का नुकसान कर दिया, पहली रो को आपने हेडर बना दिया। तो रीड एक्सेल फंक्शन बनाने वाले ये सोचकर बैठे हुए हैं कि जनरली कोई भी एक्सेल शीट जब बनाएगा, और सोच कर देखो वो इस स्टाइल में बना रहा है। अगर मैं अभी किसी को बाहर से बुला के अंदर लाऊं और उससे कहूं बताना इसका क्या मतलब है, तो पढ़ तो लेगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि आप स्टूडेंट की बात कर रहे हो, कि एम्प्लॉय की बात कर रहे हो, कि प्लेयर्स की बात कर रहे हो। सोचो जब ये डेटा और ज्यादा हो जाएगा, 10 12 15 कॉलम हो जाएंगे, तो समझ में आना बंद हो जाएगा क्या लिखा है ये। तो जनरली कोई बंदा जब एक्सेल शीट बनाएगा तो पहली रो पर अपना हेडर बनाएगा ही बनाएगा। इसीलिए रीड एक्सेल फंक्शन ये सोचकर पहली रो को हेडर बना देता है। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा डेटा फ्रेम जब बनकर आए उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, बनाने वाले ने ऐसा कर रखा है लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो आप एक आर्गुमेंट और पास करेंगे, हेडर इक्वल टू नन। हेडर इक्वल टू नन करने से क्या होता है, हम रीड एक्सेल फंक्शन को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमारी एक्सेल शीट में से हेडर मत निकालना, उसमें पहली रो को, डेटा फ्रेम की पहली रो ही बनाना। लेकिन डेटा फ्रेम क्या कह रहा है, मैं तो लेबल दूं, बिना हेडर के मैं आ ही नहीं सकता। तो अपने आप ये क्या करेगा, हमारे कॉलम के नेम 0 1 2 दे देगा। देखो, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। इसी तरह से रो के लेबल हो गए, रो 0 रो 1 रो 2। तो जनरली हम जब रीड एक्सेल फंक्शन चलाएंगे तो हमें ये पता होता है कि शीट बनाने वाले ने पहली रो को हेडर बनाया होगा। और अगर हमें नहीं पाए तो हम इस आर्गुमेंट का यूज करके अपना डेटा बचा सकते हैं। अब जो भी मैं डेटा यूज करूंगा अपने आगे पांडास को कवर करने के लिए या आगे की और क्लासेस को कवर करने के लिए, तो उसमें यूज होने वाली जो फाइल्स हैं, सीएसवी, जेसन, एक्सेल, वो सारी फाइल मैं अभी क्लासरूम पर अपलोड करूंगा। ठीक है, वो सारी फाइलें आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप उन्हें अपने लैपटॉप पे रख लेना इसी फोल्डर में जो आपने अभी बनाया हुआ है। आगे की क्लासेस में मैनुअल डेटा एंट्री हम नहीं करेंगे। जो हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल होंगे उन्हीं को रीड करके हम अपना आगे की प्रैक्टिस अपना करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट से जो एक्सपीरियंस मिला मुझे वो ये,
कि सर जो डेटा सेट आप हमें देते हैं जब हम डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे नहीं होगा, एक बार अपना चैट जीपीटी से पूछ लेना है या अपने लॉजिक लगा के देख लेना। मैं यहाँ पर जो डेटा पब्लिश करूंगा, अपलोड करूंगा क्लासरूम, वो एक्सेल फाइल होगी, सीएसवी फाइल होगी। एक्सेल एक्सेल में डाउनलोड हो रही है, बट जो सीएसवी फाइल है वो जनरली पीडीएफ बनकर डाउनलोड हो रही है। अब उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, अपने एंड पर देख लेना कैसे निकालोगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया लास्ट, वैसे ये मुझे इनपुट मिला था। ठीक है, चलो आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल आगे बढ़ेंगे।